हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत की स्थिति एवं इसके विस्तार के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत की स्थिति। देखिए, ये है विश्व का मानचित्र। क्या है? विश्व का मानचित्र। यानी हमारा पृथ्वी जो है कुछ ऐसा ही गोलाकार टाइप का है। ठीक है, पूरा तरह से गोल तो नहीं है, लेकिन ऊपर से हल्का पचका हुआ है ना, जिसे हम नारंगी का आकार का कह सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। कितने? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो हमें जानना है भारत की स्थिति के बारे में। किसके बारे में? भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत की स्थिति क्या है, इसे जानने से पहले हम में दो चीज़ों को जानना आवश्यक होगा। ठीक है, पहला होगा अक्षांश रेखा और दूसरा होगा देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा क्या है? तो पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर जो पड़ी हुई रेखा है, यानी कि जो पैरेलल है, जो समांतर रेखाएं हैं, इसको हम कहेंगे अक्षांश रेखा। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इसको हम कहेंगे देशांतर रेखा। ठीक है, हालांकि ये रेखाएं वास्तविक नहीं है, यह काल्पनिक रेखा है। इसे हम लोग जगह की स्थिति जानने के लिए एवं समय का निर्धारण करने के लिए इसकी गणना करते हैं। यह बहुत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है अक्षांश रेखाएं और क्या है देशांतर रेखाएं। तो आपने देख ही लिया कि देशांतर रेखा ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये समानांतर रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा की संख्या कुल 181 है और देशांतर रेखा की संख्या कुल 360 है। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसे हम विषुवत रेखा बोलेंगे। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसे हम विषुवत रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। ठीक है, और इसके उत्तर में 90 तक, उत्तर में 90 रेखाएं और खींची गई है और नीचे में भी 90 रेखाएं खींची गई है। कुल मिलाकर 180 और एक विषुवत रेखा हो गया, 181 है। और ये जो है 0 डिग्री से पूरब 180 और पश्चिम 180, यानी कि कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो अब हम जानते हैं भारत की स्थिति के बारे में। देखिए, ये है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि यहाँ से ही विश्व का पूरा समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देख लिया, ये है भारत और ये विषुवत रेखा के उत्तर में पड़ता है। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर में पड़ता है और ये ग्रीनविच रेखा जो है इसके पूरब में पड़ता है। आप जानते होंगे कि ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है और दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट होता है और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है। ठीक है, तो ग्रीनविच से पूरब में भारत है और ये आपका विषुवत रेखा से उत्तर में है। ठीक है, आप यह भी जानते हैं कि पृथ्वी एक गोलाकार है, तो इसके बीच से अगर हम एक रेखा खींच दे तो ऊपर में आधा गोला यानी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे में आधा गोला यानी कि दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो हमारा भारत जो है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो चलिए अब हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। देखिए, कहता है कि हमारा देश भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, यानी कि हमारा भारत का संस्कृति जो है सबसे पुराना है। ठीक है,
भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। इसकी प्राकृतिक विविधता अलग अलग है, यानी कि भारत में पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक विविधताएं सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया है। ठीक है, आगे कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, जो आज से 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुआ, यह भारत में ही विकसित हुआ। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, यानी कि वैशाली जी ही विश्व का पहला गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है कि यहाँ पर शासन जो होता है, और शासन में सीधे तौर पर जनता प्रमुख होता है। ठीक है, यानी कि इसको वोट देने का अधिकार होता है और इसके द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत का योगदान विश्व में अधिक रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर हिंद महासागर है, और कोई ऐसा देश नहीं है जिसके नाम पर कोई महासागर का नाम हो, लेकिन भारत के नाम पर एक महासागर है जिसका नाम हिंद महासागर है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। देखिए, पिछले कुछ दशकों में भारत सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही। जनसंख्या जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए, लेकिन अधिक जनसंख्या ज़रूरी नहीं है, यानी कि जनसंख्या अधिक होने से विकास कम होता है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हाल भारत का भी है, विशाल जनसंख्या विकास में बाधक बन रही है। अब यहाँ पर बताता है भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसे लगभग 2 भागों में बांटती है, यानी कि किसको 2 भागों में बांटती है? भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र 1.1 में स्पष्ट, यानी कि चित्र में हम समझते हैं इसको। देखिए, पीछे यही बताया गया था कि भारत, ये आप जानते हैं कि ये है नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो इसका विस्तार बताया गया था। इसका विस्तार नीचे दक्षिण से शुरू होता है। मुख्य भूमि यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट, यदि आपको दिखाई देता हो, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम में है इसका विस्तार। देशांतरीय रेखा 68 डिग्री 7 मिनट और पूरब में है 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, और भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात किया गया था, जो कि इंदिरा पॉइंट नाम है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि भारत का आकार के बारे में बताता है कि इसका आकार कितना बड़ा है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कहने का मतलब कि अगर ये स्थान 1 किलोमीटर, इसकी लंबाई अगर 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर इधर से भी, 1 किलोमीटर इधर से भी, तब जाके इसका स्क्वायर जो होगा, इतना दूरी जगह को हम कहेंगे 1
स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार भारत का विस्तार जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%, यानी कि विश्व में अगर कुल क्षेत्रफल को 100% माने तो इसका 2.4% ही भारत के पास है, ठीक है। इसमें कुछ नीचे दिए गए तालिका में कुछ देश बताए गए हैं, इसमें भारत का स्थान दिखाया गया है और कुछ देशों से इसकी तुलना की गई है। जैसे आप देख सकते हैं रूस, इसका 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और उसके बाद कनाडा का है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, उसके बाद चाइना का है, उसके बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया महादेश का है, और उसके बाद भारत का स्थिति है, यानी इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन देशों से इसका तुलना किया गया है, ठीक है। तो भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? 7वां है, ठीक है। पहला नंबर में रशिया आता है। देखिए आगे क्या कहता है कि भारत की स्थल सीमा रेखा, भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल, यानी कि इसका स्थल सीमा रेखा जो है, यानी कि इसका सीमा रेखा होता है जो किसी देश से सीमा लगता है, ठीक है। तो सीमा देश से भी लगता है और समुद्र से भी लगता है। तो जो देश से लगता है, जो भूमि से लगता है, उसको स्थल सीमा रेखा कहते हैं, और जो समुद्र से लगता है उसको तटीय सीमा रेखा कहते हैं। तो इसका स्थल सीमा रेखा जो है बहुत विशाल है ना। इसकी स्थल सीमा रेखा विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा जो है वो तटीय सीमा रेखा के दुगनी, यानी कि तट का जो सीमा है, ये जो है तट वाला जो सीमा है, ये स्थल की आधी गुनी है, ठीक है। देखिए स्थल सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। मुख्य भूमि यानी कि भारत के सिर्फ तट की अगर हम बात करें तो इसकी तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है ना। अगर हम द्वीप समूहों को शामिल ना करें और अगर द्वीप समूहों को शामिल कर लेते हैं तो इसकी तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि इन सब द्वीप की तटीय सीमा रेखा की अगर लंबाई जोड़ लेते हैं तो वो 7516 किलोमीटर हो जाता है। देखिए भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, भारत ऐसे लगभग त्रिभुजाकार है। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है, उत्तरी भाग चौड़ा है, यानी कि उत्तर का मैदान जो है वो चौड़ा है, और लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता जाता है, ठीक है। यानी कि बीच के बाद जो है ये पतला नीचे की तरफ पतला होता जाता है, ठीक है। दक्षिणी छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप ले लिया है, अंतरीप का रूप ले लिया है, यानी कि ऐसे कन्याकुमारी तीन तरफ से जिसको पानी है और ये एक तरफ मुख्य भूमि से लगा हुआ है, उसको अंतरीप बोला जाता है, ठीक है। इसे कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं। यह भारत के दक्षिणी मुख्य भूमि है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है अंतरीप क्या है ना। देखिए भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण, देखिए भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर। यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है। भारत जो है तीन ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा इतने लंबी है। भारत चूँकि तीन ओर समुद्र से घिरा है, इसलिए इसकी तटीय सीमा रेखा यानी समुद्र से लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई अधिक है, ठीक है। यह हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। भारत कहाँ है? हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं पूर्वी सीमा पर नवीन मोरदार पर्वत है, यानी कि यहाँ समझिए कि भारत के उत्तर में जो है और उत्तर पूर्व तक क्या है? पर्वत, नवीन पर्वत। हिमालय को क्या कहते हैं? नवीन पर्वत। हिमालय जो है नया पर्वत है, ठीक है। तो इसका स्थान है यहाँ पर।
देखिए, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, यानी कि लगभग 30 डिग्री है। जैसे कितना है, 8 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और यहाँ से लेके 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है इसका अक्षांश। तो यानी कि 37 - 8 यानी कि लगभग 30 हो गया। उसके बाद 68 डिग्री 7, यहाँ पर देखिए यह है देशांतरीय रेखा की विस्तार, ठीक है। यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि लगभग इसका भी विस्तार कितना है, 30 डिग्री का विस्तार है, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है, यानी कि दोनों समान है, लेकिन वास्तविक दूरी यानी कि भूमि पर जो है वास्तविक दूरी समान नहीं है। क्यों भूमि पर वास्तविक दूरी क्यों समान है, तो इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि ये है आपका देशांतर रेखा, इसका भी विस्तार भारत में लगभग 30 डिग्री है। और ये है देशांतरी अक्षांश रेखा, इसका भी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। लेकिन ऐसे तो 30 डिग्री है, लेकिन भूमि पर इसका असमान वितरण है, यानी कि ये है एक अक्षांश रेखा, दूसरा अक्षांश रेखा ये है, ठीक है। तो इन दोनों अक्षांश रेखा के बीच में अंतर भूमि पर नहीं होता है, यानी कि यहाँ अगर जितना है उतना यहाँ भी होगा, ठीक है। लेकिन अंतर देशांतरीय दूरी यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में दूरी जो है वो ध्रुव की ओर देखिए यहाँ पर पतला होता गया है यहाँ पर, और विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। यही बात आपको यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरी विस्तार के कारण होता है। देखिए कहने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का पूर्वी भाग है, और गुजरात का जो कच्छ है वो भारत का पश्चिमी भाग है। तो इन दोनों में 30 डिग्री का अंतर हो जाता है, ठीक है। 30 डिग्री का अंतर होने के चलते इन दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। और जब 4 मिनट का समय लगेगा और 30 डिग्री का अंतर है तो 3 चौका 12 यानी कि 120 मिनट यानी 2 घंटा का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर कहा गया है। देखिए भारत की मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद में एक स्थान है नैनी, वहाँ से होकर गुजरती है। ये मानक देशांतर रेखा क्या होता है, किसी भी देश एक ऐसा रेखा को मानता है जहाँ से उसके समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो भारत में जो मानक देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री को माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्योंकि देशांतर रेखा ये है ग्लोब है, तो ग्लोब के बीच में एक ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री है, ठीक है। और 0 डिग्री से पूरब में 180 ऐसे ऐसे करके 180 रेखा है, और पश्चिम में भी 180 रेखा है। तो भारत का जो है मानक देशांतर रेखा वो 180 नहीं, वो है 82.5 डिग्री। क्या है वो है 82.5 डिग्री, जो कि इलाहाबाद से यानी कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है, वहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का अंतर हो। यानी कि मानक मध्याह्न रेखा जो चुना जाता है उसमें 7.5 डिग्री से भाग होना जरूरी होता है, ताकि 7.5 डिग्री से भाग होना जरूरी होता है ताकि 7.5 डिग्री के अंतर पर स्थित स्थान के बीच में आधे घंटे का अंतर हो, ठीक है।
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। देखिए ये है कर्क रेखा, ठीक है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है और ये हमारे बिहार से नहीं गुजरती है बल्कि बिहार के दक्षिण स्थित झारखंड से गुजरती है और बांग्लादेश से भी गुजरती है, ठीक है। तो यही आपको बताया गया है। देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि एक विश्व का समय जो है यहाँ से निर्धारित होता है, यहाँ से गिना जाता है, यहाँ से इसकी तुलना किया जाता है। जैसे 0 डिग्री को हम कहते हैं ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, जो कि कहाँ से गुजरता है, इंग्लैंड से होकर गुजरता है। तो हमारा जो है 82.5 डिग्री मानक जो समय रेखा है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूरब है तो 82.5 डिग्री में 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो आपका 5.5 घंटे का अंतर हो जाता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि अक्षांशीय विस्तार का हमारे भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत का उत्तरी किनारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है। परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। ठीक इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह जो लद्दाख की राजधानी है यह अंतर 5 घंटे का पाया जाता है। देखिए बताया क्या गया है कि भारत के उत्तर में है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और नीचे में है तमिलनाडु। चूँकि जम्मू कश्मीर जो है वो विषुवत रेखा से बहुत दूरी पर है और तमिलनाडु जो है विषुवत रेखा के पास है, तो विषुवत रेखा पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। यहाँ सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ने के चलते यहाँ गर्मी पड़ता है और जम्मू कश्मीर में सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ ठंडा पड़ता है। तो जाड़े के दिन में जब सूर्य जो है मकर रेखा पर चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्रकाश अत्यंत तिरछा पड़ता है, जिसके कारण यहाँ अधिक ठंडा पड़ता है। वहीं तमिलनाडु में प्रकाश अधिक मिलने के कारण यहाँ पर गर्मी पड़ता है। तो यही बात आपको बताया गया है। देखिए अब बताया जा रहा है भारत तथा विश्व। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। आपने देखा है मानचित्र में कि भारत जो है हिंद महासागर के उत्तर में है, ठीक है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि ये है भारत, तो भारत का ये है पश्चिमी तट और ये है पूर्वी तट, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि पश्चिमी तट जो है यह अफ्रीका से और दक्षिण पश्चिम एशिया से, यह है दक्षिण पश्चिम एशिया और ये है अफ्रीका, इससे संबंध बनाने में भी आसान होता है। और इधर दक्षिण पूर्व एशिया से और इधर जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंध बनाना भारत के लिए आसान हो जाता है समुद्री मार्ग से, ठीक है। यही आपको बताया गया है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया में किसी अन्य देश की नहीं, यानी कि हिंद महासागर में भारत का स्थिति अच्छा है, इसीलिए एक महासागर का नाम भारत के देश पर रखा गया है। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर विशाल
उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। यानी कि भारत का संपर्क प्राचीन काल में केवल समुद्री मार्ग से ही विश्व में नहीं था, बल्कि उत्तर में स्थित पर्वतमाला के बीच जो दर्रा है, यानी कि जो रास्ते हैं, जो प्राकृतिक रास्ते हैं, ठीक है, पहाड़ों के काट कर जो रास्ता बनता है उसको दर्रा बोलते हैं। तो इनके माध्यम से हम लोग पश्चिम एशिया से संपर्क पहले रखते थे, ठीक है। भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, उपनिषदों के विचार, है ना, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सका है। यानी कि भारत का संबंध पश्चिम, मध्य एवं पूर्वी एवं दक्षिण एशिया से, है ना, रहा है। इसलिए यहाँ का संस्कृति वहाँ और वहाँ का संस्कृति यहाँ तक पहुँच सका है, ठीक है। मसाला, मलमल, कपड़े, अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों में निर्यात होता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है, ठीक है। चूँकि संपर्क रहा है इसलिए यहाँ का सामान वहाँ और वहाँ की संस्कृति है और यहाँ की संस्कृति वहाँ तबादला होते रहा है, ठीक है। देखिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताया जा रहा है। दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा भारत सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य, यानी कि एक संगठन है जिसमें कई सारे देश हैं, है ना। सार्क एक संगठन जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव एवं अफगानिस्तान है, इसका सदस्य भारत है। यही आपको दिखाया गया है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। भारत का जो स्थल सीमा है वो 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। भारत इन 7 देशों से स्थलीय सीमा निर्धारण करता है। उसके बाद कहता है कि श्रीलंका एवं मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। भारत का ये हो गया स्थलीय पड़ोसी देश और ये हो गया आपका द्वीपीय पड़ोसी देश। एक श्रीलंका है और दूसरा जो है मालदीव है, ठीक है। यानी कि ये समुद्र में स्थित है और ये भारत का पड़ोसी देश है। श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। आपको हम मैप में दिखाएंगे, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटि से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर है। यानी कि भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका जो है मात्र 24 किलोमीटर दूरी है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि उत्तर में और उत्तर पूर्व में जो भारत की सीमा है वो पर्वत द्वारा निर्धारित होता है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं, ठीक है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह इतने निकटस्थ 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार, जम्मू कश्मीर के उत्तर में और पूर्व में, यानी कि इस तरफ उत्तर में और पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। तिब्बत का पठार जो है अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। यही मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ पर कैलाश पर्वत है, कहाँ पर है ये, अब तिब्बत में है जो कि चीन के अंतर्गत आता है। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश है। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर, यानी कि तिब्बत से उत्तर पूर्व की ओर इधर जो जब हम आएंगे तो कौन है, नेपाल स्थित है, ठीक है। भारत का एक अन्य पड़ोसी देश जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, ये नेपाल जो है वो हिमालय की गोद में बसा हुआ। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत के बहुत निकट है। प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल के साथ घनिष्ठ रहे, यानी कि नेपाल के साथ हमारा संबंध शुरू से अच्छा रहा है। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बिहार के मैदानी क्षेत्र में होकर गंगा नदी में मिलती है। यानी कि नेपाल से कई सारे नदियाँ
निकलती है जो कि गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी जो कि नेपाल से ही निकलती है, बिहार का शोक कहा जाता है, इसका उद्गम नेपाल में है ना। दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुआ है, यानी कि भारत और नेपाल के सहयोग से कोसी नदी पर एक परियोजना विकसित किया गया, जिसके कारण पारस्परिक सहयोग व मैत्री भावना को बल मिला है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से नेपाल में एक कोसी तटबंध को टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी, यानी कि वो मुझे याद है जब 2008 में बाढ़ आई थी बिहार में, है ना। ये नेपाल में ही कोसी के तटबंध टूट जाने से आई थी। ठीक है, यानी कि नेपाल में कोई भी प्राकृतिक घटना होता है जिससे हम प्रभावित होते हैं तो उससे संबंध रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, और नेपाल हमारा अच्छा दोस्त भी रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसलिए भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। नेपाल के पूर्व में भूटान स्थित है। नेपाल के पूर्व में जो भारत के साथ एक विशेष समझौते जुड़ा है, यानी कि नेपाल के पूर्व में भूटान है जो भारत का पड़ोसी देश है और भारत के साथ एक समझौते से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः आज भी भूटान की रक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ठीक है, यानी कि इसका सुरक्षा भारत के अंडर में ही है। ठीक है, भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा है जो हिमालय की श्रेणी से होकर गुजरती है। इससे सीमा का नाम मैकमोहन रेखा, यानी कि भूटान ये है, और भूटान के पूरब में एक सीमा गुजरता है जो कि चीन और भारत का है, चाइना और भारत का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देश की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में, अरुणाचल प्रदेश भारत की सबसे पूर्वी राज्य है और इसके उत्तर पूर्व में, इसके उत्तर और पूर्व, ये यदि अरुणाचल प्रदेश है तो इसके उत्तर और पूर्व में जो है भारत, चीन तथा म्यांमार। ये हो गया भारत, ये हो गया चीन, इधर है म्यांमार जिसे बर्मा पहले बोला जाता था। इन तीनों की सीमा यहाँ पर एक बिंदु पर मिलती है। इसके बावजूद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, इसके बावजूद क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ये म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। म्यांमार को, ये है भारत और ये है म्यांमार, तो इससे अलग कौन करता है, पूर्वांचल की पहाड़ी इन दोनों को अलग कर देता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दक्षिण में ये पहाड़ियाँ म्यांमार के आराकानयोमा पर्वत में मिल जाती है। इधर आराकानयोमा पर्वत भी है जो ये पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ी दक्षिण में इससे मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है। ये पहाड़ियाँ जो है आराकानयोमा, ये आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है तथा पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। फिर से ये आगे चलकर अंडमान निकोबार द्वीप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में स्थित ये पर्वतमाला अत्यंत ही जटिल है, यानी कि यह हिमालय का ही भाग है जो कि ऐसे आकर और इधर नीचे की ओर फैला हुआ है। ठीक है, देखिए इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में, उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में आवागमन एवं परिवहन अत्यंत ही कठिन रहा। इन क्षेत्रों में स्थित पड़ोसी देशों से भारत का संपर्क भी आसान नहीं रहा है। अब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इस क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिपिका दर्रे से होकर गुजरती है। दूसरा पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है जो उत्तर पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरता है। तीसरा प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। ये सब इधर उत्तर पूरब में जो रास्ते हैं जो भारत एवं विभिन्न देशों के बीच संपर्क को बनाता है, इसके बारे में बताया गया है। वायु मार्ग के विकसित होने पर अब ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं अगम्य नहीं रह गई, यानी कि वायु मार्ग यानी कि हवाई जहाज के होने से अब यहाँ आना जाना आसान हो गया है पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो आगे क्या कहता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है, ये सब बताया जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अब देखिए पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश, पश्चिम बंगाल के पूरब में कहाँ पर,
पश्चिम बंगाल के पूरब में, यानी ये पश्चिम बंगाल है तो इसके पूरब में बांग्लादेश है, ठीक है। इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन यानी कि नो एंट्री, ठीक है। तो इस प्रकार आज का यह सेशन ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास से लाभान्वित हुए हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।